अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौशीन मुश्ताक, एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मेरा आप चैनल देख रहे हैं जिसके अंदर स्पीच थेरेपी से रिलेटेड और स्पीच प्रॉब्लम से रिलेटेड पेरेंट्स के लिए बहुत सारी गाइडेंस है, टीचर्स के लिए और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए जो जानना चाहते हों कि स्पीच प्रॉब्लम्स में या लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में क्या इश्यूज होते हैं, स्पीच थेरेपी क्या होती है। आज का पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे हम रोशनी डालेंगे उसका नाम है हकलाना, यानी बातचीत करते हुए हकलाहट या रुक रुक के बात करना। इसको इंग्लिश में हम स्टटरिंग या डिस्प्लेंसी या स्टैमरिंग भी कह सकते हैं। आज हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे और अगली कुछ अक्सात में मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, इनके साथ इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें जो पेरेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन इस छोटे से एपिसोड में मैं आज आपको इसके मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। जी, तो हम इसकी 3 अक़साम पे रोशनी डालेंगे। पहली किस्म जो होती है वो होती है जो कि छोटी एज से, जब बच्चे लाइक 3 इयर्स के हों और 3 इयर्स से ऑनवर्ड, जब उनकी स्पीच डेवलप हो रही होती है उस दौरान में वो स्टटरिंग शुरू कर दें, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल स्टटरिंग या जेनेटिक स्टटरिंग। इसमें ये होता है कि छोटा बच्चा जैसे बोलना शुरू किया तो शुरू में उसका जब ऑनसेट होता है तो पेरेंट्स को अमूमन पता नहीं चलता और वो समझते हैं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही बोल रहा है, जबकि वो पूरा पूरा वर्ड एक शुरू में रिपीट कर रहा होता है। इसमें रिपीटिशन बहुत होती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिपीटिशन बढ़ना शुरू हो जाती है और वो स्टटरिंग की तरफ चली जाती है। दूसरी स्टटरिंग होती है साइकोलॉजिकल स्टटरिंग। ये 10 साल से उम्र मतलब ज़रा बच्चे बड़े हो जाएं, 6-7 साल के, 8 साल के हो जाएं, 7 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको अगर डेवलप हो, क्योंकि अमूमन 7 साल तक तो बच्चे की स्पीच डेवलपमेंटल एज होती है ना, कि वो डेवलप हो रही होती है। तो उस दौरान में अगर स्टटरिंग हो तो उसको हम कहेंगे डेवलपमेंटल स्टटरिंग। लेकिन उसके बाद जब स्टटरिंग डेवलप होती है लाइक 7 ईयर्स के बाद जो है वो 13, 14, 12 साल में, तो वो साइकोलॉजिकल स्टटरिंग होती है। उसके साइकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, कुछ मतलब एंटीसीडेंट्स होते हैं जिसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब उनको देखना पड़ता है। तीसरी स्टटरिंग की टाइप है न्यूरोजेनिक स्टटरिंग। न्यूरोजेनिक स्टटरिंग जो होती है वो एक्वायर्ड होती है, इवन के साइकोलॉजिकल स्टटरिंग भी एक्वायर्ड ही होती है। न्यूरोजेनिक स्टटरिंग किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, जैसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई या कोई ऐसा कोई अटैक हुआ, मतलब हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया या कोई मेडिसिन वगैरह ली जिसकी वजह से हो गया, हो सकता है, या फिर कोई बहुत सारी से रिस्क, मतलब बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इसकी। तो ये एडल्टहुड की स्टटरिंग होती है जिसको हम न्यूरोजेनिक स्टटरिंग कहते हैं या डेवलपमेंटल स्टटरिंग भी, एक्वायर्ड स्टटरिंग भी कहते हैं। तो एडल्टहुड स्टटरिंग जो होती है उसकी डिफरेंट फीचर्स होते हैं और जो चाइल्डहुड स्टटरिंग होती है, ये डिस्प्लेंसीज होती हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि हम उन चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होते। सबसे पहली प्रॉब्लम जहाँ आती है वो पेरेंट्स के को पता नहीं चल रहा होता समटाइम्स के स्टटरिंग स्टार्ट कब हुई है। अमूमन पूछा गया है तो उनको कोई इवेंट याद नहीं होता कि किस एज से बच्चे ने स्टटरिंग शुरू की है। लेकिन हम अमूमन इस चीज़ को ज़रूर, मतलब अगर बच्चा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इयर्स से, छोटी एज से उसने स्टटरिंग शुरू की है, लाइक 3 इयर्स से लेके 5 इयर्स तक के दरमियान में स्टटरिंग शुरू की है अर्ली एज में, तो उसकी जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उसकी अर्ली इंटरवेंशन से बहुत जल्दी वो बेहतरी की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा और उसने स्टटरिंग शुरू की है तो उसकी स्टटरिंग थोड़ी प्रोलॉन्ग रहती है और कंटिन्यू रहती है और उसका इलाज भी थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। इस तरह से एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है स्टटरिंग जो है उसकी जो है ट्रीटमेंट का टाइम भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता जाता है, मतलब ज़्यादा चाहिए होता है। तो अमूमन देखा ये जाता है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि अमूमन हमारे उसमें देखे जाते हैं कि लड़कों को जो है स्टटरिंग जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू के लड़कियों को। तो या तो मतलब ये कि अमूमन ये होता है कि 2 से 5 साल की एज में स्टटरिंग शुरू हो जाती है
اور بوائز میں جو ہے وہ زیادہ دیر تک اسٹٹرنگ رہتی ہے. گرلز میں اسٹٹرنگ کا اگر ہم ٹریٹمنٹ کرائیں تو یہ اچھی خبر ہے کہ وہ جلدی ریکور کرتی ہیں اور جلدی بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو لیکن اگر 1 سال تک آپ گرلز کی اسٹٹرنگ کے لیے ٹریٹمنٹ دیتے رہے ہیں ان کو، اور وہ 1 سال کے دورانیے میں وہ نہیں امپرومنٹ ان کی آئی یا کم امپرومنٹ آئی ہے، تو پھر ان کی جو پرسسٹنسی ہوتی ہے، یعنی کہ اسٹٹرنگ کنٹینیو رہتی ہے لائف میں بھی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائپ کی چیزیں پیرنٹس کو بتانا ضروری ہوتی ہیں کہ اسٹٹرنگ جو ہے وہ لوگ اس کو ایک مطلب یہ کہ ڈسیبلٹی کاؤنٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک ڈسیبلٹی نہیں ہے. لائک اس پہ کام کیا جائے. اسپیچ تھیراپی اس کا سلوشن ہے، اور اسپیچ تھیراپی سے بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے اسٹٹرنگ میں. لیکن پیرنٹس جو ہے اس کو عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسیبلٹی ہو چکی ہے، اور ڈسیبلٹی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس سے آپ کبھی جان نہ چھڑا سکے. جیسے اگر کسی کی آئیز بلائنڈ ہے، یا کسی کو ہیئرنگ کا ایشو ہے، نہیں سن سکتا ہے، گونگا بہرا ہے، تو وہ ایک ڈسیبلٹی کہلاتی ہے. اسٹٹرنگ جو ہے ایک ڈس آرڈر ہے. اس کے اوپر آپ اگر ارلی انٹرونشن کریں، اسپیچ تھیراپی پرووائڈ کریں، تو یہ بہتری کی طرف آنے لگتی ہے. صرف یہ ہے کہ پیرنٹس نوٹس نہیں کرتے. بچہ اسٹٹر کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے. ریپیٹیشن آف ورڈز جو ہیں پہلے ہوتے ہیں، پھر وہ ساؤنڈز پہ اور سیلیبلز پہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ریپیٹیشن آف ساؤنڈز اور ریپیٹیشن آف سیلیبلز کی طرف چلے جاتے ہیں. بلاکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ درمیان میں گیپ یا فلرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، انٹرجیکشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بچہ درمیان میں ورڈز ایڈ کرنا شروع کرتا ہے. تو اسٹٹرنگ کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں، جیسے ہم نے ٹائپس ڈسکس کی تھیں کہ ڈیولپمنٹل اسٹٹرنگ ہے، سائیکولوجیکل اسٹٹرنگ ہے، یا نیوروجینک اسٹٹرنگ ہے. ایک کلٹرنگ بھی ہوتی ہے. کلٹرنگ کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے، لیکن فی الحال آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹل اسٹٹرنگ ہے وہ ایج کے سٹارٹ میں، ارلی ایج میں ہوتی ہے، اور جو سائیکولوجیکل اسٹٹرنگ ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے. دونوں ہی اسٹٹرنگز، مطلب تینوں ہی اسٹٹرنگز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر اسپیچ تھیراپی کافی افیکٹو ہوتی ہے، اور اسپیچ تھیراپی سے ہی امپرومنٹ آتی ہے. کوئی میڈیسن وغیرہ اس کی نہیں ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ہم کوئی گولی یا دوائی ہے وہ سیرپ دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ کہ علاج جو ہے اس کا اسپیچ تھیراپی کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. لیکن ابھی اس وقت میں آپ سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اسٹٹرنگ جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی لائف میں. کبھی اوپر کبھی نیچے، کوئی دن اچھا ہوتا ہے، کوئی دن برا ہوتا ہے. کسی دن زیادہ اسٹٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کسی دن ایک دم اسٹٹرنگ ختم ہو جاتی ہے. تو لوگ پہلے مطلب کسی دن نہیں کر رہے ہوتے بچے، تو ماں باپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا یا بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے. اور کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جس دن بہت زیادہ اسٹٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس کی وجہ اسٹیمولس ہے جو کہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اسٹٹرنگ کو. ہم اس پہ بھی مزید بات کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ اسٹٹر کر رہا ہے یا اس کی زبان میں ہکلاہٹ آ رہی ہے تو آپ پلیز اس کو نوٹس کریں. اور نوٹس کرنے کا ہم پیرنٹس کو سب سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو نوٹیفائی نہ کریں، یعنی اس کو نہیں بتانا یا اس کو ٹوکنا نہیں ہے کہ تم اسٹٹر کر رہے ہو، تم اسٹٹر نہیں کرو، تم ایسے کیوں بول رہے ہو، تم صحیح سے بولو. اس سے اس کو سائیکولوجیکل افیکٹ زیادہ ہوگا، اور اس کے برین میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی اسٹٹرنگ کی وجہ سے. تو اس کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آپ کو مین مقصد یہ ہے بتانے کا آج کا کہ آپ اسٹٹرنگ اور اسٹیمرنگ اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں کسی کو ہے تو آپ ضرور اسپیچ تھیراپی کروائیں اور اسپیچ تھیراپسٹ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ جلد از جلد اس پہ کام کیا جائے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کیسے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نارمل مطلب ہے یا ایب نارمل ہے، اور اگر یہ ایب نارمل ہے اور ارلی سٹیج پر ہے تو کیا یہ ٹپیکل ڈسفلوئنسی ہے یا یہ واقعی اسٹٹرنگ ہے. تو جو ٹپیکل ڈسفلوئنسی ہوتی ہے اس میں جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اسپیچ کے، یعنی کہ جو اسپیچ کا کیسی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر انٹرجیکشنز ہوتے ہیں اور ملٹی سیلیبک ورڈز ہوتے ہیں ان کی ریپیٹیشن بہت ہوتی ہے.
या वर्ड्स की रेपिटेशन बहुत होती है। लेकिन जो स्टटरिंग होगी उसमें ब्लॉकिंग होगी, उसमें साउंड्स की और सिलेबल्स की रेपिटेशन बहुत होगी, प्रोलॉन्गेशन होगी, यानी कि साउंड्स को लंबा कर देना, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो कहलाएगी स्टटरिंग। डिस्फ्लुएंसी जो है उस पर काम करें तो वो जल्दी रिकवर करता है बच्चा। उसमें दूसरे बिहेवियर्स नहीं होते जो उसके अदर बिहेवियर्स, यानी कि उसमें एसोसिएटेड बिहेवियर्स कह सकते हैं कि उसके अंदर उसकी अवॉइडेंस बिहेवियर नहीं होता, कि उसको पता ही नहीं होता कि वो स्टटर कर रहा है। और बेहतर ये होता है कि ऐसी स्टेज में काम किया जाए जब बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्टटर कर रहा है, तो आप उसको फीडबैक के थ्रू, डिफरेंट फीडबैक्स के थ्रू उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी के थ्रू ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। लेकिन टोकना फिर भी नहीं होता, क्योंकि उसको अवेयर नहीं कराना होता। अदरवाइज़ अगर वो अवेयर हो जाता है तो फिर वो अवॉइड करने लग जाता है, फिर वो स्टटरिंग की तरफ चला जाता है, वो स्ट्रांगली स्टटर करने लग जाता है। तो उसके जो बच्चे स्टटर कर रहे होते हैं, उनके फेशियल ग्रिमेसिंग्स, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस या उनकी टेंशन जो होती है वो शो कर रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टटरिंग से प्रॉब्लम उनको हो रही है। उनके चेहरे पे तनाव आ जाता है, गले की गर्दन की जो रगें होती हैं वो खड़ी होना शुरू हो जाती हैं, और इसके अलावा उनको अपने सराउंडिंग में भी लोगों की तरफ से रिएक्शन मिलता है कि ये बच्चा स्टटर कर रहा है, तो वो फिर अवॉइड करने लग जाते हैं बोलने से। तो इससे पहले कि मज़ीद मामलात बिगड़ें और मज़ीद आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, आप उसको फ़ौरन जो है ना आइडेंटिफाई करें और स्पीच थेरेपिस्ट तक पहुँचें। यही आपका काम है, आगे स्पीच थेरेपिस्ट का काम है कि वो आपको कैसे गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आप अगर जानना चाहते हैं कि स्टटरिंग की क्या ट्रीटमेंट है और उसको कैसे, उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसमें किस तरह से आपने उसको लेके, पेरेंट्स ने उसको लेके चलना है, तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। जी तो नाज़रीन, आज की एपिसोड स्टटरिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर थी। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्टटरिंग या स्टैमरिंग क्या चीज़ होती है, और डिस्फ्लुएंसी हो या स्टटरिंग हो तो उसको कैसे हमने रिकग्नाइज़ करना है, उसको कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टटर कर रहा है बच्चा। ये जानना ज़रूरी है कि अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें अर्ली इंटरवेंशन का बहुत रोल है, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।